नमस्कार, मैं अर्जुन पाठक और आप देख रहे हैं निर्वाणा न्यूज़ 18। आज हमारे साथ मौजूद हैं निर्वाणा नेत्रालय के एजीएम मिस्टर इकबाल राजा सर। बहुत सारी बातें करेंगे सर से, लेकिन पहले हम सर के विषय में जान लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अवैस इकबाल राजा है। राजा मेरा निक नेम है, सर राजा के नाम से ही बुलाते हैं तो राजा ये फेमस हो गया। मैं बेसिकली गिरिडीह झारखंड से हूँ। सर से मेरी मुलाकात गिरिडीह झारखंड में हुई थी, तब उन्होंने मुझे इधर ऑफ़र किया आने के लिए और मैं पिछले 2 साल से निर्वाणा नेत्रालय को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल सर आपसे ये रहेगा कि जब से आप सासाराम शहर में आए हैं, बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों के कि सर झारखंड के रहने वाले हैं, गिरिडीह से। और मैं जानना चाहूँगा सर से कि आपका जो यहाँ पे अनुभव है आने का, चाहे वो अस्पताल में रहने का हो या फिर आपको सासाराम शहर का अनुभव हो, वो कैसा रहा है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि सासाराम या शहर या उनके लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ डॉक्टर अरविंद कुमार के लिए, जैसा उन्होंने मुझे बुलाया था। और सर के प्रति मेरा लगाव ये कह सकते हैं कि सर का जो सेवा भाव है, जो सर अपने अंदर, हमारे जो प्रबंधक हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो उनका सेवा भाव है और समाज के प्रति जो समर्पण है, वो कोई भी समाज का कोई भी आदमी, कोई भी एटलीस्ट जिसको थोड़ा बहुत समझ हो समाज के बारीकियों का, गलत सही का, अच्छे बुरे का, तो वो अगर एक बार हमारे प्रबंधक डॉक्टर अरविंद कुमार से मिले और उनसे प्रभावित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बेसिकली मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और वही सब कारण रहा कि मैं उनके साथ जुड़ा। और अभी कैसे 2 साल निकल गए मुझे पता नहीं है। ये उनका लगाव है और उनसे हम लोग डे टू डे सीखते हैं। यहाँ एज ए लर्निंग हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कोई मैटर नहीं है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की परिस्थिति कैसा है, मुझे रहना कैसा है, ये कोई मैटर नहीं करता है। डॉक्टर अरविंद कुमार के साथ जुड़ने के बाद जो हमको सीखने को मिलता है, उनसे जो प्रभावित होकर उनके आइडियाज़, उनके विज़न्स और समाज के लिए उनका समर्पण, वो मतलब सराहनीय है। अच्छा सर, निर्वाणा नेत्रालय जो कि साईं आँख अस्पताल के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, बिहार के पूरे उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, सभी पूरे बिहार में ही प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, सब जगहों पे लोग जानते हैं इसको। मेरा एक सवाल है सर कि जो मैनेजर का जो पद होता है, वो अस्पताल का बहुत ही प्रमुख पद एक तरह से माना जाता है और एक प्रतिष्ठित पद है ये जी। तो आप मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है कि अस्पताल को लेकर के जो मैनेजमेंट है, क्योंकि बाकी जगहों पे सब जगह पे मैनेजमेंट अलग अलग हिसाब से काम करता है, चाहे वो अस्पताल हो या वो कंपनी हो, वो फैक्ट्री हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सभी जगहों पे जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करता है और उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम या जो संचालन विधि जिसको आप बोल सकते हैं, अस्पताल के संचालन विधि में बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं, तब जाकर के एक सक्सेसफुल अस्पताल रन करता है। और इन सब सक्सेसफुल रिसोर्सेज के पीछे एक सिंगल माइंड थेरेपी होती है, सिंगल माइंड कॉन्सेप्ट होता है, जो ये सोचता है, जो मुझे आदेश मिलता है और जो मेरा कर्तव्य है कि इस हॉस्पिटल को किस तरह से आगे लेकर के जाना है, किस तरह से मरीज़ों की सुविधाओं का ख्याल रखना है, किस तरह से हमारे स्टाफ्स का ख्याल रखना है, ये सारा प्रबंधन को एकदम सुचारू रूप से करने के बाद एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट आप कह सकते हैं। सक्सेसफुल मैनेजमेंट में जो सबसे व्यापक क्षेत्र है, तो उसमें अस्पताल के नियोजन और फिनंशियल प्रबंधन, जो फिनंशियल मैनेजमेंट है, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज है, और उसके
गुणवत्ता को देखना, मरीज़ों के लिए हम क्या दे रहे हैं। मरीज़ों हमारे लिए सबसे पहली बात है कि परम पूज्य गुरु रणछोड़ दास बापू जी के जो सर बहुत अनुयायी हैं और उनका जो मानना है मरीज भगवान होता है। तो ये सिर्फ हमारे मानने से नहीं होता है, हम लोग वो फील करते हैं कि मरीज हमारे लिए भगवान है। और हम हमारे सुविधाओं में कटौती हो जाए तो हो जाए, मरीजों की सुविधाओं में हम कोई कटौती नहीं करते हैं। भले ही हमारे रूम में कूलर नहीं रहे, लेकिन मरीजों के कूलर उपलब्ध हो, मरीजों के कूलर में पानी। मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने एक लाइन बोला सर यहाँ पर कि ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आप देखे होंगे अपने अनुभव में जो बाहर अस्पताल हैं, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री, या कोई बाहर में फैक्ट्री चल रहा है, कोई उद्योग चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही हैं, वहाँ पे जो लोकल ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि वहाँ के जो लोकल एरिया के लोग काम करने वाले होते हैं, उनको लेकर के काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, चाहे वो झारखंड, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र का मुद्दा खूब चल रहा है। अभी आपको बता दूं, मैं रिसेंटली आपका तमिलनाडु का मुद्दा बहुत चल रहा था न्यूज़ में, हर जगह आपको यही देखने को मिला। तो वहाँ पे क्या था कि लोकल जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन्हीं को लेकर के चुनौतियाँ आ रही थी। तो क्या आपको इस अस्पताल में यहाँ की जो लोकल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वैसा कोई चुनौती आपको अभी तक देखने को मिली? देखिए, हम लोगों का जो काम करने का जो ढंग है, तो हम लोग सबसे पहले आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्थानीय लोगों को रखेंगे या स्थानीय लोगों को नहीं रखेंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ स्थानीय लोग भी हैं, बाहर के लोग भी हैं। हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि महिला सशक्तिकरण। हम लोग की पहली प्राथमिकता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि महिलाएं जहाँ भी रहेंगी, एक महिला से पूरा एक समाज सुधरता है। और अगर एक महिला आत्मनिर्भर हम करके निकालते हैं तो वो न सिर्फ एक परिवार बल्कि एक समाज के लिए वो एक एग्जाम्पल सेट करती है। तो महिला सशक्तिकरण पर हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। और जहाँ तक लोकल लोगों की बात है, तो ये बात भी सही है कि हमारे डॉक्टर साहब यहाँ के लोकल हैं नहीं। जब वो शुरू में आए थे यहाँ पर, तो आपको पता है कि हमारे हॉस्पिटल के जस्ट बगल में जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो बिल्डिंग एक आलू का गोदाम होया करता था। 2013 की अगर मैं बात करूं तो 2013 के आसपास में इस एरिया में दिन में तो, रात में तो आने का कोई सवाल ही नहीं था, दिन में लोग आने से कतराते थे। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं। हाँ, तो अब उस समय में उस आलू के गोदाम को ले करके रेंट पर, और फिर डॉक्टर साहब के कुछ सहयोगी थे जो उनके साथ पहले से भी जुड़े हुए थे, वो लोग सब मिल करके उस वहाँ पर एक स्थापना की गई निर्वाण नेत्रालय की। और जब वो हॉस्पिटल चालू हुआ तब कई दिन तक ऐसा होता था कि एक भी सर्जरी नहीं, 2 ओपीडी, 3 ओपीडी। मतलब हम लोगों का इंटरनल खर्चा जुड़ाना बहुत, कभी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। तब डॉक्टर साहब के विचार आता था कि पता नहीं कैसे, मतलब हम लोग सर्वाइव करेंगे। 20-30 लोगों की टीम थी उस समय हमारे पास, जिसमें 2-3 डॉक्टर थे, बाकी क्वालिफाइड नर्सेज थी, क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट थे, जिनके अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं। सबके एक्सपेक्टेशन हाई होते हैं। कोई पढ़ लिख करके आया है तो हमारे साथ मुफ्त में जुड़ने नहीं आया है, सबके परिवार हैं, सबका एक्सपेक्टेशन है। तो उस समय जब ये हॉस्पिटल चालू हुआ था, जब 2013 में, तब हम लोगों को बहुत सारी चुनौतियाँ आई। सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस एरिया में कोई आदमी नहीं पाया जाता था। ये तो इटसेल्फ ए बिग प्रॉब्लम फॉर अस कि कोई मरीज़ तो छोड़िए, कोई नॉर्मल इंसान नज़र नहीं आ रहा था दिन में। तो उस समय हम लोगों ने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, और समाज से जुड़े रहे, यही लोकल समाज से जुड़े रहे। ऐसा नहीं कि हम दिल्ली बम्बई से जुड़े रहे, इसी लोकल समाज से जुड़े रहे। और लोगों का भरपूर प्यार मिला, भरपूर सहयोग मिला, लोगों ने हम पर विश्वास किया। और ये आज उनका विश्वास है कि आपके सामने ये 6 मंजिला इमारत सारी मॉडर्न सुविधाओं के साथ लैस आपकी सेवा में खड़ा है। अच्छा, आपने जो बात कही अभी, सर ने जो बातें बताई 2013 को लेकर के, तो मेरे इन चीज़ों को उठते हुए
एक बहुत मज़ेदार सवाल है मेरा आपसे जी जी जी। कि ये पब्लिक के सवाल है एक्चुअली, और ये दर्शकों में सुनने को मिलता है, हम लोग भी यहाँ सुनने को मिलता है कि जो यहाँ का संस्थापक हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, वो 2 भाई थे और दोनों डॉक्टर थे, और एक भाई वो अस्पताल चलाते हैं और दूसरा भाई ये अस्पताल चलाते हैं। नहीं। तो आज इस बात को आप ऑन कैमरा क्लियर कर दीजिए कि उस अस्पताल से इस अस्पताल का क्या ताल्लुकात है। देखिए वो जो पुराना, पता है ये बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से वो कन्फ्यूज़न दूर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली वो हॉस्पिटल जब शुरू किया गया था तो वो सिंगल ओनर हॉस्पिटल था, सिंगल ओनर। 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय भी सिंगल ओनर हॉस्पिटल था, और आज ये नया बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी सिंगल ओनर हॉस्पिटल है। इसमें कोई भी पार्टनर या कोई भी किसी का कोई योगदान नहीं है, कोई बाहर से फंडिंग नहीं है। वो सिंगल ओनर था, ये सिंगल ओनर है। उसमें जो स्टाफ हमारे साथ काम करते थे, उसमें से कुछ लोगों का मन है, सब लोग आपके साथ आएंगे नहीं, कुछ लोग टूटते भी है। जैसा हम विभाजन के समय भी देख चुके हैं कि सब लोग तो इंडिया में रह नहीं गए, या सब लोग पाकिस्तान नहीं चले गए, कुछ लोग रह भी गए या कुछ लोग चले गए। तो ये जस्ट एक एग्जांपल, इसको अदरवाइज ना ले। तो जो लोग उधर रह गए, और बेसिकली वही लोग रह गए जो उस बिल्डिंग का मालिकाना हक रखते थे, क्योंकि वो हम लोगों ने रेंट पर लिया था। वो हमारा ओन बिल्डिंग तो था नहीं। तो जो उसके लैंडलॉर्ड थे वो लोग भी उस समय हमारे साथ जुड़े थे, हॉस्पिटल जब चल रहा था तो स्टार्ट हुआ था अस्पताल। हाँ, तो उस समय वो हमारे साथ जुड़े थे। और जब हम ये भवन स्टार्ट किए उस समय भी वो सब लोग इसमें आए थे। जब हम लोग इस हॉस्पिटल में शिफ्ट किए थे तब उसके सारे कर्मचारी इस हॉस्पिटल में थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने वो छोड़ा और उन्होंने इमीडिएटली चालू कर लिया, ऐसा भी नहीं हुआ था। जब ये अस्पताल चालू हुआ तब उसके सारे स्टाफ अलॉन्ग विथ डॉक्टर अरविंद कुमार इसमें शिफ्ट कर गए, और ये हॉस्पिटल अच्छा चला। उस समय हम लोग एक आप कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन कायम किए सर्जरी में, ओपीडी में। उसके बाद कुछ लोग जो उस हॉस्पिटल के लोग थे, जो उस हॉस्पिटल के लैंडलॉर्ड, लेकिन फिर उन लोगों ने अपना गुटबाजी चालू कर दिया। तो जिनको टॉर्च पकड़ना नहीं आता था वो हम लोगों को चैलेंज करने लगे कि हम लोग हॉस्पिटल चलाएंगे। और फिर उस दौर की बात है, हाँ 2013 नहीं, ये 2013 की नहीं बात है, ये इनफैक्ट 2018 की बात है। यानी कि अस्पताल जब इसमें आया 2018 में, जब हम लोग ये नया बिल्डिंग में आ गए, 2013 से 2018 तक तो हम लोग उसी बिल्डिंग में थे। इनफैक्ट पूरे सासाराम रोहतास में पहला रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हम ही लोग थे, निर्वाणा नेत्रालय थे। उस समय भी निर्वाणा नेत्रालय का रजिस्ट्रेशन नंबर जब हम लोग लिए थे, उस समय सदर हॉस्पिटल में जो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर मेंटेन होता है, इवन हम ही लोग उसको रजिस्टर, हाँ ये रजिस्टर्ड करा रहे हैं। तो उस समय हमारा ROH मीन्स रोहतास 001, उस समय हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था। ROH 001 हमारा रजिस्टर्ड नंबर था। 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। ये बात आप लोग को जानकर बहुत खुशी होगी कि रोहतास जिले का पहला अस्पताल है निर्वाणा नेत्रालय रजिस्टर्ड हॉस्पिटल। यानी कि निर्वाणा नेत्रालय से पहले कोई भी अस्पताल मतलब रजिस्टर्ड नहीं था गवर्नमेंट में हमारा। देखिए ये मैं तथ्यों पर बात करूँ तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो ROH 001/2013 वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा है। ये देखिए, ये तो कुछ सिस्टम ऐसा बना रखे हैं जो अधिकारी लोग कि हम लोगों का हर साल रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो जाता है। हम लोगों को तब भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही मिला था, और आज भी हम रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने जाते हैं तब भी हमको रजिस्ट्रेशन जो मिलता है वो प्रोविजनल ही मिलता है, कुछ ओरिजिनल मिलता नहीं है। अगर हम लोगों को उस समय ये व्यवस्था होती कि ROH 001 जो है वो आपका ओरिजिनल हमको सर्टिफिकेट मिलता, तो आज भी हम उसी सर्टिफिकेट को कैरी कर रहे होते और वही नंबर आज भी हमारे पास रहता। लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ROH 001/2013 हमारा ही था और आज भी हमारा है। ये इस बात को सूचित करता है कि उस समय जब रोहतास में ये हॉस्पिटल चालू हुआ था उस समय हम पहले रजिस्टर्ड हॉस्पिटल थे। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब मरीज यहाँ आते हैं
तो जब 2013 में पूरे रोहतास जिले में कोई अस्पताल नहीं था, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ अस्पताल नहीं था, होगा अस्पताल था लेकिन ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। सदर हॉस्पिटल उससे पहले से है, ठीक है। आंखों की बात हाँ, आंखों की बात करें तो आंखों में तो आप पूरे सासाराम तो छोड़ दीजिए, रोहतास छोड़ दीजिए, आंखों का हॉस्पिटल इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी। अच्छा, एक बहुत ही मज़ेदार कहानी ये है कि अस्पताल का नाम है निर्वाणा नेत्रालय, लेकिन जो मैसेज गया हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच, वो चला गया साईं अस्पताल के नाम। देखिए, मैं इस पर साईं बाबा का उपकार मानूंगा या आशीर्वाद मानूंगा कि हम लोगों ने हॉस्पिटल का नाम तो निर्वाणा नेत्रालय रखा, और निर्वाणा नेत्रालय के पीछे भी एक बहुत भावना जुड़ी हुई है। निर्वाणा जो नाम बनाया गया था वो हमारे जो डायरेक्टर साहब है डॉक्टर अरविंद कुमार, उनकी माता जी का नाम निर्मला देवी है, तो उससे हम लोगों ने नी लिया, और उनके पिताजी का नाम वकील प्रसाद है, तो हम लोगों ने उसे वा लिया, तो ये एक निर्वाणा वहाँ से उत्पत्ति हुई। ये निर्वाणा एक नाम नहीं, ये एक हमारा जो उससे अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट, एक भावना हमारा उससे अटैचमेंट है। तो ये निर्वाणा नेत्रालय नाम उस समय भी निर्वाणा नेत्रालय था। हमारे आप अगर पुरानी बिल्डिंग का फोटो देखेंगे उसमें भी सब जगह निर्वाणा नेत्रालय ही है, और हमारे रजिस्ट्रेशन में निर्वाणा नेत्रालय है। लेकिन ये कहानी तब शुरू हुआ जब साईं मंदिर बगल में था, और साईं मंदिर के नाम से ही ये पूरा देखिए, ये तो साईं बाबा का आशीर्वाद है कि हम लोगों ने नाम तो निर्वाणा नेत्रालय रखा, लेकिन ये तो आशीर्वाद है कि हम उनके नाम से मशहूर हो गए। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम साईं मंदिर के वजह से, साईं बाबा के वजह से ये साईं आँख अस्पताल के नाम से मशहूर हो गए। जी हाँ। और अभी इसी नाम का इस्तेमाल दूसरे अस्पताल वाले लोग देखिए, अब मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने वो बिल्डिंग खाली किया तो उस समय तो हमारा नाम निर्वाणा नेत्रालय ही था, आज भी निर्वाणा नेत्रालय है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि साईं आँख अस्पताल नाम रखा। उससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, सबको अपना जीने खाने का हक है, ठीक है। तो समाज में सबको बढ़ने का हक है, वो लोग भी बढ़ रहे हैं, हम लोग भी, हम किसी से अपने को कंपेयर नहीं करते हैं, हम जो हैं सो हम हैं, और जो भी आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपका अधिकार है, आप अपने आजीविका के लिए आप स्ट्रगल कीजिए, आप वट एवर यू वांट टू डू आप कर सकते हैं, उसमें हमको कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि साईं बाबा का जो नाम से आँख अस्पताल उन लोगों को खोला है, जो भी खोला है, तो उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये साईं बाबा का आशीर्वाद है कि हम लोग आज भी डॉक्टर अरविंद कुमार का साईं आँख अस्पताल निर्वाणा नेत्रालय, आज भी हम, कल भी नंबर 1 थे, आज भी नंबर 1 है, और आने वाले दिनों में भी नंबर 1 रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास जो रिसोर्सेज है, जो मटेरियल है, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो तो कोई चुरा नहीं सकता है। देखिए सर, जो नंबर 1 की बात होती है, नंबर 1 आपको बनाया जाता है वो मरीजों के प्यार से, लोगों के प्यार से। लोग आपके पास आते हैं इसलिए आप नंबर 1 है। तो हम जरा सा अपने वार्तालाप को मैं उस तरफ मोड़ना चाहूँगा कि अस्पताल अभी आपका जो है वो क्या क्या सुविधाएं दे रहा है मरीजों को। देखिए, हमारे अस्पताल सुविधा ही नंबर 1 बनाता है। जी अर्जुन जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल एक ट्रस्ट के तहत रन करता है। उस ट्रस्ट का नाम ओम साईं निर्वाणा नेत्रालय ट्रस्ट है, और हमारा जो ट्रस्ट का पार्ट है, ट्रस्ट के पार्ट में हम लोग अभी भी मरीज़ों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मात्र 30 रुपये में करते हैं, और 30 रुपये में भी डॉक्टर अरविंद कुमार से ही ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि 30 रुपये में हम जो पेशेंट को इनरोल कर रहे हैं उसको हम ऑप्टोमेट्री से दिखला करके हम लोग उसको घर भेज दे रहे हैं, और डॉक्टर अरविंद कुमार भी उतनी ही लगन से उस पेशेंट को देखते हैं जो हमारे निर्वाणा नेत्रालय में 250 रुपये पेशेंट जो दे रहे हैं, जो जितना हमारा भाव उनके लिए है उतना भाव हमारा वो 30 रुपये वाला पेशेंट के लिए भी है। तो वो एक सेवा भाव है। 30 रुपये में तो आप क्या हो सकता है आपको तो खुद पता है, लेकिन जो सेवा भाव उस समय हमारा जुड़ा ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की सेवा करने का हमें मौका मिला, हम इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। दूसरी बात है कि ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग सिर्फ 2400 रुपये में, कैन यू इमेजिन, 2400 रुपये में सर्जरी करते हैं।
पेशेंट को घर से लाकर, घर से पहुंचाकर, घर तक पहुंचाकर, और उसके दो टाइम का खाना, मरीज़ के साथी का खाना वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मरीज़ को चश्मा देना, मरीज़ को दवाई देना, उसके सर्जरी कराना, उसका लेंस लगाना, सब कुछ उसी 2400 रुपये में हम लोग करके मरीज़ को घर तक पहुंचाते हैं। और आज तक हम लोग लाखों सर्जरी कर चुके हैं, लाखों। जब से हॉस्पिटल चालू हुआ है तब से हम इस पैकेज 2400 के पैकेज में लाखों मरीज़ों का सर्जरी कर चुके हैं। और एक सिंगल मरीज़ अभी तक नहीं ऐसा मिला हमें जो बोल दे कि हमारी आंखें को रोशनी नहीं आई, या हमारे साथ धोखा हुआ, या हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। अच्छा, ये तो आपने जो बताया 2400 वाली बात, आप 2400 में कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद की सर्जरी जी हाँ, जी हाँ। आप शिविर लगाए, आपने मोतियाबिंद को वहाँ पे जांच किया और आप मरीज को ससाराम लेकर आए अपने अस्पताल में। मरीज को मोतियाबिंद के अलावा अगर कोई और बीमारी निकल जाती है तो जी हाँ, तो भी हमारे पास जो, अगर मान लीजिए कि उसका कुछ और बीमारी निकलती है, रेटिना का, कॉर्निया का, वॉट एवर, कुछ भी निकल सकता है, तो भी हम लोगों के पास जो शिविर के मरीज़ हैं उनके लिए अलग पैकेज है। और उस पैकेज और जो निर्वाणा नेत्रालय का पैकेज है, ऐसे निर्वाणा नेत्रालय का भी पैकेज बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। आप अगर कंपेयर करेंगे औरों के मुकाबले में, या फिर आप पटना या बनारस के मुकाबले में अगर उसे कंपेयर करेंगे, अभी तो गूगल का ज़माना है, आप गूगल कीजिए कोई भी OCT करने का प्राइस कितना है बनारस में, आप सिंपल हिंदी में गूगल कीजिए OCT का कितना चार्ज है पटना में और हमारा क्या चार्ज है, आप इसको कंपेयर कीजिए। तो आप ये पाएंगे कि जिस जांच का और लोग 15,000, 20,000, 10,000 इस तरह से चार्ज करते हैं, उससे हम लोग 1/3 में करते हैं, 1/3। अगर वो 1500 ले रहे हैं तो हम ना 700, 750, हाफ ले रहे हैं। जिसका वो 3,000 ले रहे हैं, हम 800 ले रहे हैं। तो आप ये कंपेयर, ये मेरे बोलने से आप इसको विश्वास ना करें या जनता विश्वास ना करे, आप इसको गूगल करें। हमारे पास जो लेंस लगा रहे हैं हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, हम लोग अभी लैसिक सर्जरी 15,000 प्रति आँख में कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये बात मैं आपसे पूछने वाला था। अभी आप लोग भी देख रहे होंगे कि पूरे रोहतास जिला में या फिर औरंगाबाद जिला, आप इधर भभुआ चले जाइए, आप भोजपुर चले जाइए, तमाम जगहों पे आपको, हर जगह पर आपको, गली मोहल्ले में आपको लेसिक बड़े बड़े होर्डिंग बैनर आप लोगों ने काफ़ी खर्च किया है। जी हाँ, अपने प्रचार। देखिए, ये खर्च नहीं कहेंगे, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये अवेयरनेस ही ठीक है। जो बच्चे 18 साल से 35 साल के बीच के हैं। सवाल यहाँ पर है कि ये जो लेसिक है, जो लेसिक शब्द है, ये गांव के लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। बस लेसिक वो सुन लेते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या। देखिए, इसको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये इस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारे हैंडबिल्स रोज़ जा रहे हैं। हम लोग कैंप के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता बना रहे हैं। हमारे बहुत सारी टीम्स इस पर लगी हुई है कि लैसिक आम लोगों तक पहुँचे। पहले तो लैसिक सिर्फ अमीरों तक ही सीमित था। जो पैसे वाले, जो पैसे वाले धनाढ़ लोग थे, उनको चश्मा हटाना था। वो दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका, जापान जा कर के अपना चश्मा हटवा लेते थे। लाखों रुपया, हज़ारों डॉलर खर्चा करते थे और जा कर के ठीक कर लेते थे। लेकिन अब उन्हीं विश्व स्तरीय सुविधाओं को हम इस छोटे से जगह में लेकर के आए हैं, और वो भी सबसे उन्नत तकनीक हमारे पास है। जो लैसिक और लोग कर रहे हैं, उन सब में से सबसे उन्नत लैसिक हम लोग कर रहे हैं। और सिर्फ मतलब एकदम नॉमिनल फीस, नॉमिनल चार्ज पर 15,000 प्रति आँख में हम लोग लैसिक कर रहे हैं, जो अनमैच्ड है। अनमैच्ड नॉट ओनली फॉर द बिहार और इंडिया, अनमैच्ड फॉर द होल वर्ल्ड। इतना कम प्राइस में पूरे दुनिया में कहीं लैसिक नहीं होता है, वो भी श्विंड एमेरिस जैसे कंपनी के मशीन से। अच्छा, गांव में आज भी लोगों के मन में एक भावना ये रहती है कि चश्मा से मुझे कोई परेशानी नहीं है। और गांव में आज भी देखिएगा आप, जो रूरल एरिया है, वहाँ लोग चश्मे को मतलब शौकीन समझते हैं, फैशन समझते हैं कि चश्मा पहन लिया, मेरा चेहरा अच्छा लगने लगा। लेकिन ये बात शहर में नहीं है, वहाँ लोग चश्मे से इरिटेट होते हैं। देखिए, लैसिक बेसिकली जो बच्चे
प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं या जो लड़कियां प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रही हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खेलने जाते हैं, आउटडोर्स गेम खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, या उन्हें रेलवे की तैयारी करनी है, फोर्स की तैयारी करनी है, पायलट नेवी की तैयारी करनी है, और जिन लड़कियों का बचपन से ही मोटा चश्मा लगा हुआ है, उनकी नॉट ओनली वो जब तैयारी करने के लिए, जब उनके शादी का भी समय आता है तो एक चश्मा बहुत हर्डल्स होता है। चश्मा कोई एक दुल्हन, आप सपोज़ कीजिए आपकी शादी होने वाली है और आपकी बीवी जो होगी वो मोटा चश्मा लगाएगी, आप कैसा फील करेंगे? तो अच्छा फील नहीं करेंगे। तो ये जो वो एक हीन भावना से ग्रसित होंगी, वो जो लड़की होगी वो एक हीन भावना से ग्रसित होगी कि मैं चश्मा लगा रही हूँ, मैं मोटा चश्मा लगा रही हूँ और मैं अच्छा नहीं लग रही हूँ, तो वो एक धीरे धीरे करके डिप्रेशन की तरफ चली जाएगी। तो हम लोग वैसे लोगों को सलाह देंगे कि आप हमारे यहाँ आइए, अपने आँखों की जांच करवाइए, लेसिक करवाइए, चश्मा हटाइए और एक आप अपने पूरे ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, बिना चश्मे को दुनिया को देखिए। लेसिक गांव में भी पहुंचेगा, आज नहीं तो कल भी पहुंचेगा। जो लोग बोलते हैं कि हमको चश्मा लगाना मेरे लिए फ़ैशन है, क्या वो लोग बरसात के दिनों में चश्मा पहन के चल सकेंगे? बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। उनको भी लगेगा कि कभी इरिटेशन होगा कि ये चश्मा में पानी आ जा रहा है, भाप जम जा रहा है। हम लोग तो इसको झेल रहे हैं, हम तो ठंडियों में और ज़्यादा समस्या आती है चश्मा लगाने से। एग्जैक्टली। तो ये चश्मा हटाने के लिए हम लोग एक अभियान जो शुरू किए हैं और विशेषकर 18 से 35 के लोगों को इससे जोड़ने की ज़रूरत है। और हम लोग अभी तक 2500 से भी ऊपर लेसिक कर चुके हैं और सब 100% सक्सेसफुल लेसिक हुआ है। और ये हम लोगों का वही प्रचार है, जो लेसिक होकर के यहाँ से जा रहे हैं वही लोग फिर रेफ़र कर रहे हैं हम लोगों को। अब हमारा एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट कम हो गया है। जब हम लोग ये मशीन को लेकर के आए थे, ये मशीन का दाम, लेसिक कब आया है? लेसिक हमारे यहाँ लगभग 1 साल हो चला, 1 साल हो गया आए हुए। जब हम लोग इस लेसिक को मशीन को लगाए थे तो हमारे प्रबंधक साहब, हम लोग सब बैठ करके डिस्कशन करते थे, हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो मतलब हम लोग इसको अफोर्ड कैसे करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 करोड़ के लगभग का इन्वेस्टमेंट है। तो जब हम लोग इसको बैठ के बात कर रहे थे तो लगा कि हम लोग पता नहीं सर्वाइवल है कि नहीं है। लेकिन जैसे उस समय हम लोगों ने प्रचार पर भी बहुत खर्च किया, एडवर्टीज़मेंट कंपनी की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिले, श्विन एमेरिस वालों ने भी बहुत हमें सपोर्ट किया। लेकिन जब से हमारे लेसिक के आस पड़ोस में जा रहे हैं, अपने समाज में जा रहे हैं, तब लोग उनसे प्रभावित होकर के अब हमारे पास ना वो रेफ़र कर रहे हैं पेशेंट। अच्छा, ये लेसिक का आइडिया कैसे आया? आपको क्या लगता था कि सासाराम शहर में ऐसा रूरल एरिया में आपको लेसिक का? देखिए, इसके लिए सारा क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद कुमार को दूंगा। वो बहुत ही क्रिएटिव आदमी हैं और उनके दिमाग में जो आइडियाज़ चलते हैं वो एक आम आदमी के आइडियाज़ से फार ऊपर हैं। तो लेसिक का आइडिया भी उन्हीं का था और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में भी अगर कोई ऐसी तकनीक आती है तो वो लेकर के आएंगे। अच्छा, लेसिक के अलावा बहुत सारी मशीनें आपके यहाँ उपलब्ध हैं। मैंने निर्माण नेत्रालय को बहुत करीब से देखा है, मैंने सारी मशीनों को भी देखा है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा यहाँ पर सुविधा मिलती है मशीनों के मामले में। और यहाँ तक कहा भी जाता है कि दक्षिणी बिहार या पटना तक ऐसी कोई अस्पताल नहीं है जहाँ पे इतनी सारी मशीनें एक साथ आपको मिल जाए और एक छत के नीचे मिल जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक छत के नीचे इतनी सारी मशीनों का व्यवस्था करना, सभी तरह की जांच आपको तुरंत मिल जाना, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इतनी सारी मशीनें जो आपके यहाँ हैं। देखिए, इसके पीछे भी लॉजिक वही है, दिमाग वही है, थिंकिंग वही है, ड्रीम वही है। जो सर का है ड्रीम, जो सर का लॉजिक है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनके जो सोच है, दूरदर्शी सोच इसको आप कह सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा सर कि आप जो ट्रस्ट चला रहे हैं, आपने बताया कि आपको अभी तक कोई बाहर से फंडिंग नहीं मिलती है, तो आप ट्रस्ट को कब तक सर्वाइव करेंगे? ऐसे ट्रस्ट बेसिकली जो ट्रस्ट लोग आजकल इंडिया में जो चलन है
कि अगर बहुत पैसे वाले लोग हैं तो ट्रस्ट बनाओ और ट्रस्ट के माध्यम से कुछ पैसों को आप इधर इन्वेस्ट करो। देखिए, मैं लोग क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी पर कोई टिप्पणी करना चाहूँगा। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं उससे हमको कोई ये कोई इशू नहीं है। हम लोगों का ट्रस्ट जो चल रहा है वो प्रभु की माया है, और बिना किसी फंड रेज़र के, बिना किसी बाहरी सपोर्ट के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इतना बड़ा सिस्टम बना है, लेकिन हम लोगों को भी आवश्यकता तो है कि हमें कुछ फंड मिले ताकि हम फ्री सर्जरीज़ को और बढ़ा सके। जो फ्री सर्जरी हम लोग साल में 5,000 करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उसको 1 लाख तक ले जाएं। और आपके चैनल से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि आप उन लोगों को भी इस वीडियो के साथ टैग करें जो फंड रेजिंग में आगे आना चाहते हैं, जो फंड देना चाहते हैं, जो इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर बनना चाहते हैं, वो आगे आए और हमसे संपर्क करें। मेरा एक और सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपको लगता है कि आपके द्वारा प्रतिबंधित अस्पताल जो हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जब से आपने यहाँ पर अपना सेवा देना शुरू किया है? देखिए, जब ये तो मैन बिहाइंड दिस हॉस्पिटल इज़ ओनली वन, डॉक्टर अरविंद कुमार है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। जो उनका ड्रीम था, जो उनकी सोच थी, सकारात्मक सोच थी, मैं उसके साथ सिर्फ चला हूँ। जो उनके सकारात्मक सोच थी मैं उनके साथ चला हूँ और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें हमारे सभी टीम मेंबर्स का सहयोग है। आज हॉस्पिटल यहाँ तक पहुँचा है तो सब लोगों के लगन से पहुँचा है। जितने लोग इस प्रबंधन में शामिल हैं इस हॉस्पिटल को, जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए लोग थे, वो आज भी हमारे साथ हैं और वो हम उन पर पूरा विश्वास करते हैं। वो हमारे विश्वासी हैं और सब लोगों का सहयोग मिला इस हॉस्पिटल को यहाँ तक पहुँचाने में। सबका सहयोग है, आइडियाज़ है, सबके सहयोग है, सबके अपने अपने पोटेंशियल हैं। सब ने अपने पोटेंशियल को यूज़ किया और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी से काम करना। अगर लोग ईमानदार हैं, हॉस्पिटल के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हमारे पास वैसे लोगों की टीम है जो ईमानदारी से हॉस्पिटल के लिए सोचते हैं, तो ये समझ लीजिए ये हमारा ताकत है। अच्छा, अभी तो आपके पास सीमित लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं नहीं, यहाँ पर कोई बड़ा इंडस्ट्री है नहीं है, लेकिन आने वाला समय में ये अस्पताल बहुत बड़ा रूप लेगा। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ा एक साम्राज्य बनेगा, लोग बढ़ेंगे आपके साथ में। उसके लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? और इस चुनौतियों, आने वाले बहुत सारी चुनौतियाँ आपके पास आएंगे। जी जी जी। उसके लिए आप क्या तैयारी करके रखे हैं? देखिए, आने वाले हम अभी जो हमारे स्टाफ कैपेसिटी है, भी ज़्यादा लोग इस हॉस्पिटल से जुड़े, उनके परिवार का, उनके रहने का, जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं वो फैमिली के साथ रहें, जो लोग सिंगल रह रहे हैं उनके लिए अलग बिल्डिंग है। आप कभी हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जाएं, उन लोगों के रहने का सुविधाएं देखें। और जब हॉस्पिटल हम लोग आज से 5 साल के बाद जब देखते हैं इस हॉस्पिटल को कि आज से 5 साल के बाद ये हॉस्पिटल कैसा होगा, तो यकीन मानिए मुझे लगता है कि इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल होगा। इंडिया में अभी भी इस पूरे साउथ रीजन में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो सारी सुविधाएं दे रहा है और बहुत ही न्यूनतम प्राइस पर दे रहा है। आप सब चीज़ का कंपेयर कीजिए, जो लेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो लेंस दूसरी जगह जो यूज़ हो रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर्स हमारे पास है, आप उनके एक्सपीरियंस को बीट नहीं कर सकते हैं। लेंस को आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस को आप नहीं ख़रीद सकते हैं। जो सर का जो एक्सपीरियंस परचेज़ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ सामान खरीद सकते हैं, क्वालिटी नहीं खरीद सकते हैं। तो हमारे पास आने वाले दिनों में और ज़्यादा मॉडर्न सुविधाएं होंगी। सर के और बहुत सारे विचार हैं आने वाले दिनों के लिए कि हम लोग आने वाले दिनों में कैसा करेंगे हॉस्पिटल को। आपका बहुत सारे ब्रांचेज भी चलते हैं? जी हाँ, हमारा 2 ब्रांच झारखंड में है
और ऑलमोस्ट एक और ब्रांच हम लोग औरंगाबाद में खोलने वाले हैं और करीब करीब 20 से भी अधिक हमारे विज़न सेंटर्स चलते हैं। अच्छा, ये विजन सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, विज़न सेंटर जो रिमोट एरियाज़ है, जहाँ पर कोई सुविधा, आँख का हॉस्पिटल नहीं है, कुछ आँख का इलाज नहीं है, तो वैसे एरिया में हम लोग विज़न सेंटर चलाते हैं। वहाँ हमारे क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं जो 24/7 लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और एकदम 100% फ्री, कोई चार्जेस? 100% फ्री, 1 रुपया नहीं उनसे लिया जाता है, मुफ्त वहाँ पर सेवा दी जाती है। और उसमें से जो लोग कैटरेक्ट वाले होते हैं उसको फिर हम लोग अपने हॉस्पिटल ला करके सर्जरी करते हैं। तो विज़न सेंटर्स का मेन लॉजिक है कि जहाँ पर रिमोट एरिया है, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर हम लोगों के आँखों की रक्षा कर सकें, उनको कुछ प्राथमिक उपचार दे सकें और उनको अच्छी सलाह दे सकें। बहुत अच्छा सोच है आपका। एक आखिरी सवाल के बाद हम आपसे विदा लेंगे। जो हमारे अस्पताल के मुख्य प्रबंधक हैं माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार, उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, उनका स्वभाव, उनका सोचने का ढंग, उनका काम करने का स्टाइल और जिस तरह से वो इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, मतलब वो शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं अपनी फीलिंग्स को शब्दों के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। जब हमारे डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में रहते हैं, 24/7 हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तो हमको लगता है कि 17-18 घंटा वो सिर्फ मरीजों के लिए ही रहते हैं। अब ऐसे तो सुनने को मिला है कि वो छुट्टी नहीं लेते हैं। कोई छुट्टी नहीं लेते हैं। वो रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाते हैं, शादी ब्याह में नहीं जाते हैं, कहीं पर नहीं जाते हैं। इतना मेहनत और इतना लगन, वो एक ये यू कैन से एक तपस्या कर रहे हैं। ये उनका तप है जो 2 घंटा 3 घंटा सो करके और 18 घंटा लगा देना, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। हम लोग खुद उनको कम्पीट नहीं कर पाते हैं काम करने में, हम लोग को भी नींद आने लगती है। जितना वो काम करते हैं, जितना वो लगे रहते हैं हॉस्पिटल के लिए और हॉस्पिटल के संसाधनों के लिए, मरीज़ों के लिए, हॉस्पिटल के स्टाफ्स के लिए। मन में सर बहुत दिनों से था और मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं कभी डॉक्टर अरविंद कुमार जी से मुझे मिलना हुआ तो मैं ये सवाल को ज़रूर मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर एक इंसान इतनी मेहनत कैसे कर सकता है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो उन्हें इतनी काम करने की प्रेरणा देती है? ये तो बाबा का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या विचार हैं आपके अस्पताल के लेकर के? देखिए, अस्पताल के लिए विचार से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लगन के साथ काम करें। हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो अपना बेस्ट दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं और सिर्फ सैलरी के लिए तो कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। सब लोगों के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तार जुड़े होंगे सर के विचार से, जो सेवा भाव जो उनका है, किसी न किसी सबके मन में कुछ ना कुछ तो वो परसेंटेज होगा, तभी वो लोग सब लोग सर के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमें खुशी है कि हमारे साथ वैसे लोग जुड़े हैं जो सच में उनका कनेक्शन, उनका ट्यूनिंग हमारे साथ, सर के साथ, हॉस्पिटल के साथ, मरीज़ों के साथ अच्छा है और इन्हीं सब नेक विचारों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अस्पताल ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आपके अच्छे विचार भी लोगों तक पहुंचते रहें। ऐसे ही आप रात दिन लोगों की सेवा करते रहें। धन्यवाद। निर्वाणा न्यूज़ 18 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों से मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं समय निकाल करके जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं आप लोगों के बीच डॉक्टर अरविंद कुमार को ज़रूर लेकर आऊँगा और उनसे बातचीत मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि डॉक्टर अरविंद कुमार को लेकर के बहुत सारे मन में सवाल सबको हैं, दर्शकों के भी हैं, हमारे भी हैं कि किस तरह से वो मेहनत करते हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि एक ऐसा समय था जब सासाराम से करीब 2 किलोमीटर पड़ता है ये अस्पताल। स्टेशन से 2 किलोमीटर है, बस स्टैंड से भी 2 किलोमीटर है, हाईवे से हम लोग 1 किलोमीटर से भी कम है।
तो ये अस्पताल एक समय में क्या था, आप लोगों ने सुना सर से, और आज ये अस्पताल कहाँ पर है और भविष्य में अगर ईश्वर की कृपा है तो बहुत आगे तक जाएगी। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार से आप लोग को ज़रूर मिलवाऊंगा और उनके विचार हम लोग जानेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि उनको कहाँ से प्रेरणा मिलती है इतनी मेहनत करने की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए निर्वाणा न्यूज़ 18।